नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अर्थव्यवस्था की स्थिति को बताने वाले नए आंकड़े हमारे सामने आ गए हैं और उन आंकड़ों से पता चलता है कि देश में भीषण बेरोजगारी फैल चुकी है। इतनी बेरोजगारी फैल गई है कि उसे हम सामान्य से 3 गुना बता सकते हैं। मोटे तौर पर 3 से 4% को सामान्य बेरोजगारी माना जाता है और अब जो आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं कि तकरीबन 12% तक ये बेरोजगारी दर पहुंच गई है, यानी भयानक स्तर पर पहुंच गई है। डरावने डराने वाली स्थिति में पहुंच गई है और ये जो बेरोजगारी है वो गांव में, ग्रामीण इलाकों में भी है, शहरी इलाकों में है। शहरी इलाकों में बल्कि ग्रामीण इलाकों के मुकाबले ज्यादा है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि देश में 97% ऐसे लोग हैं जिनकी आय इन पिछले 1-1.5 महीने में बहुत कम हुई। पिछले 2 साल में कम हुई है, लेकिन 1-1.5 महीने में खास तौर पर कम हुई है। 1 करोड़ लोग पिछले 1-1.25 महीने में बेरोजगार हुए हैं। तो हम जानते ही हैं कि जब कोरोना नहीं था तब भी बेरोजगारी की दर पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा हो चुकी थी। तो सोचने की बात यह है कि जो सरकार, जो प्रधानमंत्री हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात करके सत्ता में आए थे, उनके रहते हुए 7 साल में इस पैमाने पर बेरोजगारी क्यों फैली हुई है? आप कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से ये बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। ये सही बात है और कोरोना कम होगा तो शायद थोड़ा-सा बेहतर होगा, लेकिन फिर से बेहतर, उससे बेहतर नहीं होगा जैसा हम कोरोना के पहले सोच रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। तो इसके बहुत सारे आयाम हैं, आज हम इस पर बात करेंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि हमारी सरकार के, मोदी सरकार के एजेंडे में बेरोजगारी क्यों नहीं है? बेरोजगारी दूर करने के बहुत कम उपाय हमने देखे हैं। इस कोरोना काल में भी हमने देखा है कि बेरोजगारों के हाथों में पैसा देने में सरकार हिचकती रही है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को जो गति मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है। तो इस ज्वलंत मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हरवीर सिंह जी हैं, जो आर्थिक मामलों पर लिखते, पढ़ते, बोलते रहे हैं। हमारे साथ जयशंकर जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ विजय त्रिवेदी हैं, अशोक वानखेड़े जी हैं और हरजिंदर हैं। आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हरवीर जी, मैं आता हूं सीधे-सीधे। ये तो हमारी समझ में आ रहा है कि बेरोजगारी विकराल रूप धारण कर चुकी है, भयानक स्तर पर पहुंच गई है और ये इस बीच में हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे कैंपेन भी चले हैं, मोदी रोजगार दो वगैरह वगैरह, और जन आंदोलनों में भी युवाओं की भागीदारी इस तरफ इशारा करती रही है। सवाल ये है कि मोदी सरकार को क्या हमारे बेरोजगार दिख नहीं रहे हैं? क्या बेरोजगारी उनकी चिंता का विषय नहीं है? क्या बेरोजगारी उनके एजेंडे में नहीं है? नहीं, असल में देखिए मुकेश जी, आपने आंकड़े बता ही दिए हैं। हमें थोड़ा पीछे जाना चाहिए कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके साथ ही हमारी इकोनॉमी का जो पहिया है वो बहुत ही स्लो हो गया था। और हम लोग अगर जीडीपी के आंकड़े देखें, जो ग्रोथ के आंकड़े हैं, वो पिछले 4-5 साल में लगातार उसमें डाउनफॉल है। मैं कोरोना के पहले की बात कर रहा हूँ जो है। जी। और उसके बाद जो कोरोना में जो हुआ -7.3 और जो भी है, इस बीच और एक और पहलू है इसमें कि जीडीपी के आकलन का तरीका भी बदला गया जो है। तो वास्तविक जीडीपी हमारी वो 2-2.5-3% जो एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो था पहले 80 के दशक के पहले, वही था। इन्फ्लेशन ज्यादा थी, हम लोग वहां चले गए। और एक बड़ा पहलू इसमें आप ये देखिए कि खुद जो है 2019 के चुनाव के पहले एनएसएसओ ने सर्वे किया, उसमें बेरोजगारी के भयानक आंकड़े थे। सरकार ने उस रिपोर्ट को दबा लिया, एक जर्नलिस्ट ने उसको कैरी किया, उसको बताया गया रिपोर्ट ठीक नहीं है, झूठी है, और तमाम सारे बयान मंत्रियों के उसके आए। लेकिन चुनाव खत्म होने के 1 सप्ताह के अंदर उस रिपोर्ट को जारी कर दिया गया एज इट इज। तो एक तो ये तो समझना पड़ेगा कि हमारा जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसमें जो पॉलिटिक्स है वो इतनी हावी है, उसमें जो है ये जनमानस की भी अपनी खामियां हैं। जब एक चीज हमने देख ली कि 2016 में जो हुआ, डिमोनेटाइजेशन में जो हुआ, उससे जो बिजनेस और धंधे बर्बाद हुए, उसमें जो रोजगार गए, और लोग समझते नहीं है।
एक और चीज आप देखिए कि जो आंकड़े आपने बताए उसमें अगर हम देखें, दिल्ली में ये जो 31 अप्रैल वाला जो ये बाद वाला जो आंकड़ा है मई का, 45% बेरोजगारी है अर्बन में, 29% हरियाणा में है। और जो गांव के आंकड़े हैं, सीएमआई ने एक बड़ा अपना बनाया है आंकड़े लेने का तरीका, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि अभी ये सही तस्वीर पेश नहीं करते, हालात इससे ज्यादा खराब है। अब एक चीज देखिए कि आंकड़ा आता है कि जो रिटेल सेल है, जो सबसे ज्यादा जरूरी लोग सामान खरीदते हैं, उसमें 49% ड्रॉप आ गया है, लोग खरीद नहीं रहे। तो बनेगा क्यों, बिकेगा क्यों, धंधा कौन करेगा? वेस्टर्न हिस्से में जो वानखेड़े जी महाराष्ट्र की तरफ का ज्यादा उसको रखते हैं समझ, 70% से ज्यादा ड्रॉप है। तो इसका मतलब आप जिस तरीके का संकुचन जो इकोनॉमी में है वो साफ साफ दिखता है। और सिर्फ पीछे अगर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कई बार कहा कि हमने ईपीएफओ में जो लोग ज्यादा जुड़े हैं उसके लिए हमने पीएफ का शेयर छोटी कंपनियों के लिए अपने पास से दिया है। 21,000 करोड़ रुपया लोगों ने निकाला है। और ईपीएफओ में मेरा मानना है वहां पे डुप्लीकेसी बहुत होती है डाटा की। और गरीब हुए जो मतलब 6-7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि रेगुलर तनख्वाह लेने वाले लोग थे 140 करोड़ की आबादी में, उनके ऊपर इतना बोझ आया, उन्होंने निकाल लिया। और अभी कल ही ईपीएफओ ने कोरोना का दूसरा विंडो दिया है कि आपको इलाज के लिए पैसा चाहिए उसमें। इसका मतलब आप देखिए, जो भविष्य की जमा पूंजी, जो फ्यूचर की सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक कानूनी बाध्यता है, वहां भी इसका मतलब डिस्ट्रेस का लेवल आप समझिएगा। और जो नीचे है, मनरेगा के क्या आंकड़े हैं, काम नहीं है। तो ये हमें, और दूसरे क्या है कि हमें सिर्फ इन 2 महीनों से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखिए कि रोजगार एक तो ओपन है कि भाई एग्रीकल्चर, रूरल, वहां सब लोगों को काम मिल जाता है। मेरी समझ नहीं आता है कौन सा साइंटिफिक आंकड़ा है जो वहां से लेके आता है कि सबको काम मिला हुआ है जी वहां। तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा एक मेरा मानना है कि तथ्यात्मक रूप से गलती है। दूसरे आप ये देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग ऐसा क्षेत्र है जहां आपको काम धंधे मिल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग आपकी सिकुड़ती जा रही है और इतनी तेजी से सिकुड़ रही है कि हमारा तो, अब आप ये बताइए, जब कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, थर्मोमीटर जो सिंपल सी चीज है और ऑक्सीमीटर, वो सारा तो चाइना से आया। हम चाइना से लड़ रहे थे कि उसका पूरा आयात बंद कर देंगे, ये सब कर देंगे। स्क्रू ड्राइविंग के लिए आप पीएलआई देते हैं। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी में 24%, 25% ले जाना का जो टारगेट है, वो मतलब हम लोग भूल गए हैं। वो तो एग्रीकल्चर से नीचे आ गया। पिछली बार मैं बताऊं आपको, एग्रीकल्चर का जो शेयर है उससे नीचे मैन्युफैक्चरिंग आ गया। तो अब लिबरलाइजेशन 91 के बाद से कहा जा रहा था कि लोगों को एग्रीकल्चर से निकाल करके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ले जाएंगे, तो वो तो खुद ही डूब रहा है। तो वहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम ये होगी। और आप देखिएगा जो बैंक से जो क्रेडिट ऑफटेक है वो भयानक गिरा है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि कैपेसिटी का यूज ही नहीं हो रहा है। कौन नया लगाए और कहां से लगे नए रोजगार मिलेंगे? जी अशोक जी, जुमलेबाजी बहुत होती है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जाती है और जो इकोनॉमी है उसमें 8% ऑलरेडी सिकुड़ चुकी है। और बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का मानना है कि दरअसल ये और भी ज्यादा सिकुड़ी है। जैसा अभी हरवीर सिंह बता रहे थे कि ये आंकड़े बहुत सही तस्वीर पेश नहीं करते हैं, क्योंकि 28 करोड़ परिवार हैं हिंदुस्तान में और उनमें से 1,75,000 जो परिवार हैं उनके आंकड़ों के आधार पर, उनके सैंपल के आधार पर ये कहा जा रहा है। तो ये जुमलों से आगे सरकार नहीं बढ़ रही। बेरोजगारी की चिंता नहीं है क्या सरकार को, सत्तारूढ़ दल को? ऐसा लगता है कि हिंदुत्व काफी है, नहीं करेंगे बेरोजगार तो जाएंगे कहाँ, वोट तो हम ही को देंगे। वोट सबसे बड़ी चिंता होती किसी भी पार्टी की, किसी भी सरकार की। ऐसे में सरकार क्यों बेरोजगारों की तरफ से मुंह फेरे हुए है? देखिए मुकेश जी, 2 बातें बिल्कुल आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जो चुनाव में ये सरकार या भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जो वादे करती है वो जुमले होते हैं। इसलिए 2 करोड़ रोजगार, 5 करोड़ रोजगार, 10 करोड़ रोजगार, ये सब बातें छोड़ दीजिए। अब मन की बात में भी जुमलेबाजी होने लगी है। और मन की बात का सच्चाई क्या है, ये अभी जब डिजिटाइजेशन पे इतरा रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटाइजेशन को पूरा छितड़े उड़ा दिए, डिजिटाइजेशन के ऊपर सवाल उठा के। दूसरी बात, मैं सिंह साहब से बिल्कुल एग्री करता हूं इस बात को। हमारी इकोनॉमी तो जो डिरेल्ड हुई है वो नोटबंदी के बाद हुई। मैं बार बार कहता हूं, शरीर में जो खून है,
शरीर में जो खून है वो उसका मेन धर्म होता है सर्कुलेशन। जिस दिन शरीर का खून सर्कुलेट होना बंद होता है उस दिन हम मर जाते हैं। इकोनॉमी में भी जब तक पैसे का सर्कुलेशन बढ़ता है तब तक इकोनॉमी का पहिया घूमता है। जिस दिन सर्कुलेशन बंद हो जाएगा उस दिन इसका इकोनॉमी का पहिया रुक जाएगा, देश मरणासन्न स्थिति में पहुंचेगा। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि नोटबंदी के पहले जितना कैश लोगों के पास था उतना कैश आज, उससे ज्यादा कैश आज लोगों के पास है। फिर लिक्विडिटी क्राइसिस क्यों है? क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं है। इस सरकार ने विश्वास खो दिया है। लोगों का बैंकों पे विश्वास नहीं है, लोगों का बिजनेस में विश्वास नहीं है, लोगों का इन्वेस्टमेंट में विश्वास नहीं है, लोगों का किसी को उधार देने में विश्वास नहीं। नहीं तो हमारे देश में एमएससी में ऐसा एक सेक्टर था जो हाथ उधार पे चलता था। आज उस पर कोई किसी को विश्वास नहीं है, क्योंकि किसी को ये विश्वास नहीं है कि आज जो मुझे आज 1 लाख रुपए उधार ले रहा है एक सप्ताह के लिए, ये वापस देगा कि नहीं देगा, क्योंकि अनसर्टिनिटी इतनी पड़ी हुई। इस सरकार का तो सौभाग्य है कि कोविड 1 और कोविड 2 ने इनको थोड़ा सा बचा लिया इसके चलते। लेकिन जब कोविड नहीं था तो भी देश में क्या हालत थी, इकोनॉमी को कोविड हो गया था। और इकोनॉमी को कोविड इतना बुरी तरह से हो गया था, एक तरफ आप बोलते हमने रोजगार दिया, दूसरी तरफ आप बोलते कि मनरेगा पे प्रेशर बढ़ रहा है। ये कितनी विसंगति है। यदि बाहर रोजगार मिलता है तो मनरेगा पे प्रेशर पड़ना नहीं चाहिए, और यदि मनरेगा में ज्यादा लोग जा रहे हैं इसका मतलब रोजगार नहीं है। जब आपको रोजगार के आंकड़े देने होते हैं, सिंह साहब ने सही कहा, एक एजेंसी जब रोजगार के आंकड़े देते और आपको सूट नहीं होते तो आप क्या करते हो, वो एजेंसी को बंद कर देते हो, फिर उसके बाद उस एजेंसी को सही कहते हो। बहुत है भाई। आपने जब बात की, जब उसकी बात होती है, सिंह साहब ने सही कहा, आप जीडीपी की बात करती है, आप जीडीपी का बेस ईयर के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपके जैसे जो सूट होता है वो जीडीपी होता है। आप जब भी कहते हो कि हमको बाहर इन्वेस्टमेंट खूब इन्वेस्टमेंट आया बाहर से, वो इन्वेस्टमेंट के आंकड़े आप टैली कर लीजिए। जब इस देश की रिलायंस और 2-3 बड़ी कंपनियां हैं जो जब उनमें कोई इन्वेस्ट करता है, जब उनका शेयर लेता है कोई, जब अपनी मल्टीनेशनल, अपने इंडियन मल्टीनेशनल जब बिकती है बाहर, उसका जो पैसा आता है उसको आप फॉरेन एक्सचेंज आ गया करके तुरंत बड़े हुए आंकड़े देते हैं। सिंह साहब को इस बात को, क्योंकि वो अर्थशास्त्री है, वो जानते हैं। हमारे यहाँ एक फ्राइडे रिपोर्टिंग है बैंक से, फ्राइडे के दिन सारा फॉरेन एक्सचेंज जो है उसका आंकड़ा जाता है सरकार के पास, और सरकार उस आंकड़े को जारी करती है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है। फ्राइडे रिपोर्टिंग फ्राइडे की हालत है कि यदि किसी का रेमिटेंस होगा बड़ा तो बैंक उसको बोलती है कि साहब इसको एक दिन के लिए रुक जाइए, सैटरडे को रेमिटेंस कीजिए। मेरा दावा है आपने जिस दिन फ्राइडे रिपोर्टिंग के आंकड़े लिखे उसके दिन दूसरे दिन सैटरडे को आंकड़े चेक करो तो आपको 1/4 मिल जाएंगे। ऐसे नकली आंकड़े आप देखिए, देश को आप बोलते हो कि जब बेरोजगार ज्यादा हो गए तो आप बोलते हो पकोड़े निकालना, पकोड़े तलना भी एक रोजगार है। फिर इस देश में तो बेरोजगार कोई नहीं है। 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था करना यदि रोजगार है तो इस देश में भिखारी भी रोजगार है। शनि मंदिर में वो तेल मांगता है वो भी रोजगार है। तो रोजगार की परिभाषा बदलते हैं जब आपको रोजगार देना नहीं होता। और ये तो आंकड़े इन्होंने बताए। एक एमएसएमई का आंकड़ा मेरे पास आया है, सेकंड कोविड का आंकड़ा है, 59% ऑफ द स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम इंडस्ट्रीज 59% या तो स्लो डाउन हो गई है या शटर बंद कर देंगे या बिक जाएगी, क्योंकि उनमें से 22% ऐसे हैं जिनके पास 3 महीने की व्यवस्था है और 41% ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 महीने की भी व्यवस्था नहीं। आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया, उस 20 लाख करोड़ में के पैकेज में से कितना गया? वो बेसिकली 8 लाख करोड़ का पैकेज था, वो भी कर्ज के रूप में था, वो भी गया नहीं पूरा, अभी तक बटा नहीं। पहला कोविड का वेव का पैकेज अभी तक आपने दिया नहीं, दूसरे पैकेज आपके देने की स्थिति नहीं। तो ये सारे जब छोटे आंकड़े परोसे जाते हैं तो यथार्थ के धरातल पे जो चीजें पहुंचती होती है वो नहीं पहुंचती। इसके वजह से लोगों में अनरेस्ट है। जब भी मैं बार बार कहता हूं कि क्राइम रेट तब बढ़ता है जब बेरोजगारी बढ़ती है, और क्राइम रेट देखिए आप लगातार बढ़ रहा है। दिन दहाड़े लोग एटीएम उठा के लेके जाते हैं, गले की चेन स्नैचिंग होती है, दिन दहाड़े लोग स्कूटी उठा के ले जाते हैं। और जब चोरों को पकड़ोगे आप तो ये पढ़े लिखे बेरोजगार है। जब बेरोजगार नहीं होगा तो आदमी भूखा नहीं मरेगा, वो चोरी करेगा। आप एग्रीकल्चर को रोजगार बोलते हो। पंजाब की स्थिति यह है कि पंजाब में हर दूसरे घर का आदमी आज धरने पे बैठा हुआ है। उनके घर की महिलाओं ने खेती की बुआई की और उसके बाद पहला डोज भी दे दिया फर्टिलाइजर का। तो आप उनको भी एग्रीकल्चर में जोड़ोगे। इनके पास फिगर सही नहीं है और ये झूठ बोलते हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं बेरोजगारी का झूठ तब तक चलेगा जब तक थोड़ा बहुत आटे में नमक है। नमक का आटा गूंथोगे उस दिन सब बाहर आ जाता है, क्योंकि जब हर घर में बेरोजगार है तो वो पूछता है कि रोजगार कहाँ है, और फिर जो जब रोजगार नहीं है तो फिर तलने वाली बात हो जाती है। प्रश्न ये है कि किस आंकड़े पे बात करेंगे। आप इन्फ्लेशन के आंकड़े दबा दे जाते हो, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के आंकड़े दबा दे जाते हो। अगला प्रश्न आता है कि कार की बिक्री बढ़ गई। कार की बिक्री बढ़ने से या शेयर मार्केट के सूचांक जब ऊपर चला जाता है उसको आप बोलते हो कि इकोनॉमी इज बूमिंग।
इकोनॉमी इज बूमिंग नहीं है। मैं बहुत ही हृदयधारक एक उदाहरण देता हूं। अहमदाबाद, गुजरात बहुत डेवलप्ड स्टेट है। पिछले 35 साल से वहां बीजेपी का राज है, राम राज्य है। वहां पे अहमदाबाद में 25 लड़कियां ऐसी है जिन्होंने अपनी कोख गिरवी रखी है, सैरोगेट मदर्स हो गई है। वो सिर्फ इसलिए हो गई है कि इस पेंडेमिक पीरियड में खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, जॉब चली गई, किसी के पति की जॉब चली गई जो लड़की काम कर रही थी। और बिन ब्याही बच्चियां जब सरोगेट मदर होती है 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए के लिए, तो इस देश का बेरोजगारी का इंडेक्स यह बताता है। मैं आंकड़ों में विश्वास नहीं रखता, आप देखिए, ये कवर स्टोरी है एक अखबार की, सिर्फ नाम नहीं दिए। अकेले अहमदाबाद में ऐसी 25 केसेस है। तो इससे पता पड़ता है कि आदमी 2 टाइम की रोटी के लिए कितने लो लेवल पे आता है। मुझे सरप्राइज नहीं होगा, मुझे आश्चर्य भी नहीं होगा कि कल हमारे मंत्री ये भी कहेंगे कि सरोगेसी भी, अपनी कोख किराए पे देना भी एक रोजगार है। यदि इतने बेशरम लेवल पे आप आके बात करते हो तो फिर बेरोजगारी तो होगी इस देश में, क्योंकि आपको सिवाय जुमले के कुछ नहीं आता, झूठ बोलने से कुछ नहीं आता, आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करने से कुछ नहीं आता, और लोगों के साथ सेंटिमेंट करने से कुछ नहीं आता। राम मंदिर बनने से रोजगार हल नहीं होता, हिंदू मुसलमान बनने से रोजगार हल नहीं होगा, एयर स्ट्राइक होने से देश की इज्जत बढ़ सकती है, लेकिन इज्जत से पेट नहीं भरते। पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, और रोटी देने के लिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, ना प्लानिंग है, ना, क्योंकि आप मानते ही नहीं हो बेरोजगारी है, तो उसके बाद प्लानिंग क्या होगी आपके पास? जी जयशंकर जी, एक तो कारण बताया कि डिमोनेटाइजेशन जब हुआ तो उसके बाद अर्थव्यवस्था हड़बड़ा गई और उसमें एक बहुत सारे लोगों के रोजगार गए। फिर उसके बाद जीएसटी आपाधापी में बिना तैयारी के लागू किया गया, उसने भी असर डाला। लेकिन इन ये कोरोना के आने के बाद जैसे कहना चाहिए कि कोढ़ पे खाज हो गया। पहले से ही स्थिति खराब थी, इसने और खराब कर दी। चिंता हमारी ये है कि इन सब के बावजूद सरकार की तरफ से ये नहीं देख रहा कि वो कोई काम करना चाहती है रोजगार क्रिएशन के लिए। जैसा अभी अशोक जी ने कहा कि पकौड़ा नामिक्स पर को उसने मान लिया कि यही अर्थव्यवस्था हो गई। जो जो रोजगार कर रहा है, सरकारी रोजगार की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में भी अगर कुछ रोजगार क्रिएट हो रहे होते, जनरेट हो रहे होते, तब भी हम मानते। और सरकार तो बात ही नहीं कर रही रोजगार की। आप किसी मंत्री को रोजगार के बारे में बात करते सुनेंगे ही नहीं, ऐसा क्यों है? नहीं मुकेश जी, पहली बात तो ये है कि ये जो मंत्री हैं वो किस विषय पे बात करते हैं? वो तो किसी पे बात ही नहीं करते हैं। वो सिर्फ मोदी जी की भक्ति में कुछ ढोलक बजा देते हैं, कुछ बयान जारी कर देते हैं। इसके अलावा अपने विभाग के बारे में भी वो कहाँ कोई बात करते हैं? हमने तो नहीं सुना किसी मंत्री को, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, दुर्भाग्य की बात जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि ये सरकार जो है बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रही है, अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रही है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि विपक्ष इस सवाल को सवाल नहीं बना पा रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है। देखिए, मोदी आरएसएस के पास तो एक है कि भाई कुछ नहीं है तो थोड़ा मंदिर है, मस्जिद है, हिंदू है, मुसलमान है, उसको अपना लड़ाएंगे, धकाएंगे, दंगा करा देंगे, कहीं कुछ बना देंगे, उनका वोट खड़ा हो जाएगा। उनके लोग कह देते हैं ना कई बार, भाई ठीक है, उनको ठीक, मुसलमानों को ठीक कर दिया ना, और क्या चाहिए। तो ये उनके पास तो यह है। लेकिन विपक्ष जो है, जिसको इस सवाल को, भाई आप सोचिए कि आजाद भारत में आज जितने साल गुजर गए, 74-75 साल होने को आ रहे हैं आजादी के हमारे, और अगले साल हम 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, और 15-16 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं जो संगठित है, जिनका नाम रजिस्टर में दर्ज होगा, एम्प्लॉयमेंट कहीं से रजिस्टर में दर्ज होगा, वो लोग बेरोजगार हैं। बाकी कितने बेरोजगार होंगे इसकी कल्पना तो आप कर ही नहीं रहे हैं। ये तो कहीं बहुत सारे लोग तो इस देश में है जो कभी आंकड़े में आते ही नहीं है। मैं आपको बताऊं मुकेश जी, हम लोग जब छात्र युवा समय में थे तो उस समय नारा लगता था, बेरोजगारों को काम दो या बेकारी का भत्ता दो। ये नारा उसके बाद से हमको लगता गायब ही हो गया। और ये अंतिम समय हम बता रहे हैं कि जब हम लोग इमरजेंसी खत्म हुई, जनता पार्टी सरकार बनी, तो हम लोगों ने इलाहाबाद में इसी को लेकर के आंदोलन किया था। उस समय हम जनता पार्टी के युवा नेता थे, युवा जनता के नेता होते थे, और उसको लेकर के हम लोगों ने आंदोलन किया। मधु दंडवते हमारे रेल मंत्री उस समय थे, समाजवादी थे हम लोगों के, उनका घेराव किया इलाहाबाद रेलवे जंक्शन पे। हमने पूछा कि साहब, आप लोगों ने कहा था कि बेरोजगारों को काम देंगे या बेकारी का भत्ता देंगे। ज्योति बसु की सरकार ने 500 रुपए का भत्ता देना शुरू कर दिया, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो वो जो सरकारों का जवाब होता है वही दंडवते जी का जवाब था। तो हमने कहा कि नहीं, फिर तो कोई बात नहीं है। हम लोगों ने धरना किया और पुलिस पीएससी वालों ने जैसे करते हैं वैसे किया, 10 डंडे मारे और उठा करके बोरे की तरह से ट्रक पे फेंका और
हम जेल चले गए, जेल गए और सजा हुई हमको, उन्हें पहली बार हुआ कि सजा हुई। तो दुर्भाग्य यही है कि उसके बाद से कभी ये इशू ही नहीं बनाया गया। इसको जिस जंग से बनाना चाहिए राजनीतिक दलों को, विपक्षी दलों को। नहीं, लेकिन जयशंकर जी, हालांकि आज जयशंकर जी, नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव में इसको इशू बनाया, वादा किया, सत्ता में आए। निश्चित रूप से उन बेरोजगारों ने उम्मीद के साथ वोट दिया होगा उनको, लेकिन सवाल विपक्ष क्या कर रहा है ये एक तो दूसरा सवाल है, लेकिन जिनकी जवाबदेही है, जिनकी जिम्मेदारी है, वो क्या कर रहे हैं? मुकेश जी, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कभी विपक्ष ने इस बात को पूछा क्या? संसद में कभी सवाल को खड़ा किया कि भाई आपने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इतने लोगों के रोजगार चले गए हैं, इतने बेरोजगार की फौज खड़ी हो गई है, कभी उस जंग से घेरा क्या? तो वो असल सवाल वो है। देखिए, इनके पास तो यह है, ये तो रोज एक झूठ बोलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं रोज एक कोई झूठ बोल करके फिर आगे निकल जाते हैं, और फिर आपको पूछने वाला कोई होता नहीं, कोई सवाल खड़ा करने वाला होता नहीं है। अब जिस ढंग से जीडीपी हमारी गिरी है, आप कल्पना कर सकते हैं क्या? हम लोग गए थे 3 साल पहले बांग्लादेश गए थे, उसी समय ये पुलवामा का अटैक हुआ था, पुलवामा में अटैक हुआ था। तो हमने वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट से पूछा था कि साहब पुलवामा अटैक के बारे में आप लोगों की क्या सोचते हैं आप? उन्होंने कहा ये काम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों का है, ये आप लोगों का है, आप उसी में उलझे रहिए। हम लोग इस सब चिंता नहीं करते, हम इस बात की चिंता करते हैं कि हमारी जीडीपी कैसे बढ़ेगी, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होगा, हमारे यहाँ लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। आज देखिए, जीडीपी में हम बांग्लादेश से पिछड़ गए हैं, बांग्लादेश की जीडीपी हमसे आगे हो गई है, हम उससे नीचे चले गए हैं। बेरोजगारी के सवाल पर भी देखिएगा तो अब वो हालत नहीं रह गई है। हमारा रुपया उनके टका के लगभग बराबर हो गया। 71 में हमने उनको आजाद कराया ना, हम 45 में आजाद हुए, वो 1971 में आजाद हुए। लेकिन बांग्लादेश आज कहाँ पहुंच गया? हम अपना वही राम मंदिर और मस्जिद और जिसका झपली बजाए जा रहे हैं, कभी वो हिंदू और मुसलमान इसी पर खुश हो जा रहे हैं। तो सवाल यही है। देखिए, ये सरकार जो है किसी तरह से, इसको एक ही चीज लगता है, जब भी कभी कोई बात होगी पूरा कैसे बदल जाता है, पूरा का पूरा सिनारियो चेंज कर देता है। अब हम रामदेव पर डिस्कस करने लगे, एक मूर्ख जो है तलवारी बाबा सलवार पहन के भागने वाला भगोड़ा आदमी, अब उसके ऊपर उलझ गए। जो लाशें तैर रही हैं नदियों में, रेत से जो दबी लाशें हैं, उस पर अब चर्चा गायब हो गई। बेरोजगारी का सवाल आया, आप देखिए, आप 2-4 दिन को एक दिन चलेगा, फिर कोई ना कोई एक सिक्का छुड़वा देंगे नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं से, और फिर उसमें हम लोग उलझ जाएंगे, उसकी तरफ चलने लगेगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो अपोजिशन का काम है, ठीक है आज कोरोना का साल है, कोरोना में आप सड़क पे नहीं निकल सकते हैं, लेकिन सांकेतिक तो निकल सकते हैं, सांकेतिक तो कर सकते हैं। मुझे याद है अच्छी तरह से, जब उस समय सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार थी, सोनिया गांधी राष्ट्रपति भवन से निकल करके और यहाँ तक आई थी, तो मंडी हाउस तक उन्होंने पैदल मार्च किया था, पद यात्रा की, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के सवालों के खिलाफ। और उसी के बाद दिल्ली की सरकार बदल गई, दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री। अब कुछ भी आप करेंगे नहीं, आप बैठे रहिएगा, ट्वीट करते रहे, ट्वीट करने से तो काम नहीं बनेगा ना। लोगों के बीच जब तक घेरेगा नहीं, ये सरकार इतनी निकम्मी और गैर जिम्मेदार है, अहंकार से चूर है। अब इस सरकार को एक ही चीज लगता है कि कुछ भी नहीं होगा तो हम अपना हिंदू मुसलमान कराएंगे, दंगा करा लेंगे, काम बन जाएगा। तो जब तक उसको रियल इश्यूज पे, जनता के सवालों पे आप घेरेंगे नहीं, जवाबदेह नहीं बनाएंगे उसको, तब तक तो फिर क्या होने वाला। जी विजय जी, विपक्ष बिखरा हुआ है, कमजोर है, जिम्मेदार नहीं है, ये अपनी जगह दुरुस्त हो सकता है, लेकिन सरकार की क्या जिम्मेदारी है, सरकार की क्या जवाबदेही है? और खास तौर पर जब आप इसी तरह के वादों को करके सत्ता में आए हैं, तो आपके एजेंडे में ये प्रायोरिटी पर क्यों नहीं होना चाहिए? आपके एजेंडे में प्रायोरिटी पर बड़े उद्योग धंधे हैं, उनको रियायत तमाम तरह की देना और उनको तमाम तरह के निजीकरण के जरिए सुविधाएं देना, ये तो एक स्तर पर बेधड़क और बेरोक टोक चल रहा है। लेकिन बेरोजगारी पर कुछ ठोस करना है, वो हमें अभी कोरोना के काल में भी नहीं दिखा। आप देखिए कि मनरेगा की बात हो रही है, और मनरेगा में भी मुश्किल से 50 दिन एवरेज ग्रामीण इलाकों में रोजगार मिला है, और वो भी कहा गया था कि इसका आप वो बढ़ाइए, रेम्युनरेशन बढ़ाइए, वो भी नहीं बढ़ाया गया। तो 200 दिन करने की बात हो रही थी, 100 दिन मिनिमम देने की बात है, 50 दिन दिया गया, और अर्बन इलाकों में तो कोई ऐसी स्कीम भी नहीं है। तो सरकार क्यों नहीं सोच रही है, ये मैं जानना चाहता हूँ।
मुकेश जी, स्थिति बहुत भयावह है रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। ये तो सब लोगों ने, हमारे मित्रों ने, सबने इस बात पर चर्चा ही की है। आपने जो सवाल किया वो महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि सरकार नहीं सोच रही है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार कर क्या रही है। अभी 2 दिन पहले मैं फाइनेंस मिनिस्टर का, हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण का एक इंटरव्यू देख रहा था। तो उस इंटरव्यू में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है जिसका अशोक जी जिक्र कर रहे थे, कि जो कोविड वेव 1 थी उस समय जो अनाउंसमेंट किए गए थे, जो घोषणाएं की गई थी, उनका भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। जो पैकेज उस समय दिए गए थे, जिनका अनाउंसमेंट हुआ था, जिनकी घोषणाएं की गई थी, जिससे कुछ स्थिति सुधर सकती थी, वो नहीं हुई। पहली बात तो उसका कोई फायदा हो सकता था, वो फायदा नहीं हुआ। दूसरी बात है, बहुत कंट्राडिक्शन है। जब हम बात करते हैं कि मनरेगा में लोगों की संख्या बढ़ी है, मनरेगा में ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, भले ही वो 50 दिन के लिए दिया गया हो, इसका मतलब ही यह है कि बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है। क्योंकि जब रोजगार नहीं मिल रहा तब मनरेगा में जा रहे हैं। मनरेगा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता किसी भी बेरोजगार के लिए। मनरेगा ऑप्शन तब है जब उसे रोजगार नहीं मिल रहा, और वो भी उस स्थिति में जब 100 की बजाय 50 दिन का रोजगार मिल रहा है, तो जाहिर है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है रोजगार का, तब वो ये काम कर। तीसरी बात हो रही है कि रोजगार की डेफिनेशन ही हमने बदल दी। आज से पहले हम लोग 2 तरह के रोजगार देखते थे, कि सरकारी नौकरियों को हम रोजगार माना करते थे हमारे जमाने तक। फिर सरकार ने कहा कि नहीं, सरकारी नौकरियां रोजगार नहीं है, स्वरोजगार ही रोजगार है, सरकारी नौकरियां नहीं है, इसलिए आप सरकारी नौकरियों की चिंता मत करिए। एक जमाने तक रोजगार कार्यालय हुआ करते थे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जिनसे एक फिगर आपको मिलता था। वो फिगर आजकल कहीं पर है ही नहीं, सब फिगर ऐसा ही चल रहा है। लेकिन जो अभी हुआ उसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि बेरोजगारी की संख्या 1 करोड़ लोगों को हुआ, 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। वो महत्वपूर्ण, इसमें गंभीर बात क्या है कि ये केवल वो युवा लोग नहीं हैं जो पढ़कर निकले और उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। इस पिछले 1-1.5 साल में तो जिन लोगों की नौकरियां थी, उन लोगों की भी नौकरियां चली गई है। तो इसका मतलब उनकी स्थिति और ज्यादा खराब हुई है। एक तो रोजगार नहीं मिल रहा है, एक ही परिवार में 2 पीढ़ी एक साथ काम कर रही हैं। एक पीढ़ी है जो रोजगार काम कर रही थी, उनकी नौकरियां चली गई। दूसरी जो पीढ़ी है, उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। तो स्थितियां ज्यादा खराब हो रही है और इस पर कोई काम नहीं हो रहा। और सरकार जो है वो हर दिन नैरेटिव बदलती है ताकि आप उस पर चर्चा नहीं करें, जिसका जयशंकर जी जिक्र कर रहे हैं। कभी वो वैक्सीन को लेकर हो जाएगा, कभी किसी और मामले पर हो जाएगा, बाबा रामदेव पर हो जाएगा, कोई भी नहीं होगा। और हम जिस पर सोचते हैं कि एक बहुत गंभीर बहस है, वो सरकार को फायदा पहुंचाती है कि हम हर दिन एक नया नैरेटिव करते हैं। और जो गंभीर मसला है, बेरोजगारी जैसा है, जीडीपी जैसा है, इकोनॉमी का जो मामला है, एमएसएमई का जो मामला है, उस सब पर चर्चा नहीं हो रही। और उसमें विपक्ष की पार्टियां भी उस पूरे इशू को नहीं बना रही। उसका नुकसान 2 वजह से हो रहा है। एक तो बहुत सारे राज्यों में, 12 राज्यों में विपक्षी पार्टियों की भी सरकार, मतलब नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, उनकी भी जिम्मेदारियां उतनी है। वो शायद उस जिम्मेदारी से बचने के लिए भी इसको इशू नहीं बना रही, और सरकार पर भी उसको दबाव नहीं बना रही। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री या सरकार इस पर सोच नहीं रही, लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल पर कुछ ठोस होता नहीं दिख रहा और स्थिति भयावह होती जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि जो अनलॉक का प्रोसेस शुरू हुआ है, तो मार्केट में न प्रोडक्शन के लिए सामान है, न मजदूर है, न लोग हैं, तो वो कैसे आगे बढ़ेगी। और जो साइकिल की बात होती है, इकोनॉमी में सर्कुलेशन की जो बात होती है, वो सर्कुलेशन तो खत्म हो गया। और ये शुरुआत सही में 2016 से हुई थी, 6 नवंबर 2016 से, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ। लेकिन हम उसको चुनावी प्रक्रिया से जोड़ते हुए कि हम उसके बाद जीत गए हैं, उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटों पर जीते हैं, उसके बाद 2019 जीते हैं, तो उससे हमने उस मेन इशू से बचने की कोशिश की है। और इकोनॉमी पर कोई खास काम नहीं हुआ। पिछले दिनों जो इकोनॉमी से जुड़े हुए हमारे बहुत सारे लोगों की इस्तीफे दिए हैं, वो इन सब के कारणों की एक बड़ी वजह है कि क्या इन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम उन सब से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक आप कबूतर की तरह से आंखें बंद करके रहेंगे तो बिल्ली से बच नहीं सकते। जी हरजिंदर साहब, आज सुब्रमण्यम स्वामी ने एक स्टेटमेंट दिया है, मैं चाहता हूं कि आप उसके मद्देनजर अपनी बात रखें। उन्होंने कहा है कि इस सरकार को पता ही नहीं है कि अर्थव्यवस्था को कैसे संभालना है, बेरोजगारी के मुद्दे को कैसे हैंडल करना है। ठीक हो सकता है, लेकिन इस सरकार को आता ही नहीं है। तो क्या यही वजह है कि इस सरकार को असल में सरकार चलाना, देश चलाना, अर्थव्यवस्था को गति देना आता ही नहीं है, और जो अच्छे सलाहकार आए उनके पास, वो भी ये देखकर उल्टे पैर लौट गए कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है? जी, असल में क्या है कि ये सरकार जब से बनी है
तब से एक बात बहुत धीरे धीरे कही जा रही है कि इस सरकार के पास एक तो यह है कि टैलेंट डेफिसिट है, और दूसरा इकोनॉमिक फील्ड का टैलेंट इसके पास कोई है ही नहीं। कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट, एक पणिग्रिया जुड़े थे, वो भी छोड़ के नमस्कार करके चले गए, भैया मेरे बस का नहीं है चलाना इसे। तो एक वो समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि आपको कुछ नारे दिखाई देते हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, इस तरह के कई इंडिया हैं, लेकिन कोई एक आर्थिक नीति जिसे कहते हैं वो नहीं है। मनमोहन सिंह के समय में हम लोग कहते थे पॉलिसी पैरालिसिस, और अब जो स्थिति है वो एब्सेंस ऑफ पॉलिसी है। हमें कोई पॉलिसी दिखाई ही नहीं देती। आपने ये कहा कि बड़े उद्योगों पर सरकार ध्यान देती है, मेरा कहना है वो भी नहीं देती है। अगर बड़े उद्योग ही कुछ सारे लग गए होते तो कुछ लोगों को रोजगार मिल गया होता। बड़े उद्योगों में भी लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन ध्यान बड़े उद्योगों पर नहीं है, कुछ एक उद्योगपतियों पर है। तो सारी समस्या यहाँ पे खड़ी होती है। अगर इन जनरल आप बड़े उद्योगों की वो करते, हिमायत करते और कहते कि देश भर में बड़े बड़े बहुत सारे उद्योग लग जाएं, तो ये बहुत अच्छी बात होती, लेकिन ये भी तो नहीं हुआ। और दूसरी बात जो हरवीर जी कह रहे थे कि ये सिलसिला कोविड की वजह से गहरा गया है, लेकिन ये उसके पहले से है, जिसको हम कहते थे जॉबलेस ग्रोथ। आप देखिए, अगर 16, 17, 14, 15 अगर देखिए तो भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से नीचे गिर रही थी। उसके बावजूद दुनिया में चीन के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट वाली इकोनॉमी थी, लेकिन जॉब बढ़े नहीं, जॉब घटे हैं। बहुत सारे आंकड़े हैं मेरे पास, मैं उसको यहाँ देना नहीं चाहता हूँ। खासतौर पर सैलरीड जॉब, जिसको कि हम औद्योगिक विकास का, शहरी विकास का एक हिस्सा मानते हैं, वो लगातार प्रतिशत में कम हो रहे हैं। तो ये स्थिति और ये जो मामला है, ये कोविड के आने के बाद घनीभूत हो गया है। तो आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, रोजगार देने की पॉलिसी नहीं है, औद्योगिक विकास की कोई पॉलिसी नहीं है। थोड़े बहुत नारे हैं, उससे अगर काम चल जाए तो चला लीजिए। जी अरविंद सिंह जी, एक बड़ी चीज जो नजर आ रही है कि सेंसिटिविटी नहीं है। बेरोजगार मतलब आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं, और उधर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आता है, चिंता उस तरफ से जाहिर नहीं की जाती है, कोई इस तरह का ऐलान भी नहीं होता है कि हम इस तरह की कोई योजना बना रहे हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे। मतलब एक तरह से सरकार चुप है, खामोश है। बेरोजगारी के नाम पर कुछ बोलना ही बंद कर दिया उसने। असल में देखिए, एक तो मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि लोग बोलते हैं, कहते हैं हमें रोजगार चाहिए, एक तो मेरा थोड़ा सा इत्तेफाक इस चीज से नहीं है कि ये लोग जो ट्विटर पे आके कैंपेन वैम्पेन चलाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। 1000 2000 बच्चे, 10,000, ठीक है, 130-40 करोड़ के लोगों में उसके कोई मायने नहीं है जब तक जमीन पर लोग खड़े नहीं होते। देखिए, मैं तो पीछे जाऊंगा कि जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने रोजगार पर 2 कमेटियां बनाई। मोंटेक सिंह अहलूवालिया कमेटी बनाई। मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट मनमाफिक नहीं थी। उन्होंने कहा था कि भाई ये सब डाइवर्ट करो, लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में लाइए, ये सब कीजिए। उसके बाद जो है एक कमेटी, दूसरे सज्जन थे जो थोड़ा सा आरएसएस विचारधारा के इकोनॉमिस्ट थे, सडनली नाम स्लिप हो गया मेरे दिमाग में, तो उनके ना नहीं, उनसे वरिष्ठ थे वो, तो उनके पास जो है, तो उनकी रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन में धूल फांकती रही। फिर दूसरी सरकार आ गई। लेकिन ये फैक्ट है कि हमने 2008 की मंदी के टाइम में भी इकोनॉमी में उस तरीके से जॉब्स नहीं गए थे, ठीक है। दूसरे ग्रोथ साइकिल था, हमने डबल डिजिट तक टच किया था। अब अपने चारों तरफ देखिए, सैकड़ों हजारों कंपनियां खुल रही थी। आप टेलीकॉम में देखिए, जो करप्शन था वो अपनी जगह जाए, लेकिन मुझे बताइए, एक एक सर्कल में 6-6, 8-8 कंपनियां थी, एम्प्लॉयमेंट था, सब कमाई कर रहे थे। अभी आपने क्या कर दिया पिछले 4-5 साल में? सब कुछ डुबो के उसमें डुओपोली और ओलिगोपोली की तरफ आप जा रहे हैं। सब बंद हो गए एक एक करके, और हर सेक्टर में जाइए आप जो है। और ये जो पहले, जैसे अभी, क्योंकि 1 सप्ताह पहले एक आंकड़ा आया था कि हमारा जो FDI है उसमें साहब 21% का ग्रोथ हुआ है, $81 बिलियन आया है। आपको ताज्जुब होगा कि उसमें पहला तो आया वो सॉफ्टवेयर में, उसमें जो है, ठीक है। सेकंड नंबर पे था उसमें आपका स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट का तो अब तो RBI एडमिट कर चुका है कि बबल किस दिन फूटेगा कुछ पता नहीं है। आपका
लोगों को खाने कमाने को है नहीं और वो गुब्बारे की तरह बढ़ता जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। और इसी महीने में 4400-4600 करोड़ रुपया एफपीआई ने तो निकाला, लेकिन ये हमारे यहाँ क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी थी वो सब खत्म कर दिया। आप रियल एस्टेट में लगा नहीं सकते, कोई रिटर्न नहीं है, आप बुलियन में लगा नहीं सकते, आप बैंक में एफडी रखेंगे तो आपको 4.9% मिलता है, इन्फ्लेशन आपकी LWPI आपकी 10% क्रॉस कर गई, तो वो नेगेटिव है। अब उसमें क्या हो गया, एक बड़ी जमात खड़ी हो गई है, म्यूचुअल फंड वाले बड़े बुजुर्गों का जो रिटायरमेंट का पैसा है सबको, अरे सर 30% आ गया, 11% आ गया, आपका नेट देखिए। अब वो जो है उसमें धकेले जा रहे हैं उनको, ये भगवान उनका भला करे किस दिन वो उससे बच के निकले। बिकॉज मैं कुछ इस तरीके के मेरे प्रोग्राम भी होते हैं जो लोग मुझसे सवाल करते हैं ऑल इंडिया रेडियो पे, तो मुझे अफसोस होता है कि भाई जो है कि कहाँ जाएगा ये। और अब आरबीआई ने चिंता जता दी है, अब कंपनियों की बिक्री नहीं हो रही है और कंपनी का जो है स्टॉक वो हवा की में आसमान में जा रहा है। वो एक कंपनी थी गेम स्टॉक करके, अमेरिका में कितने फंड्स बर्बाद हुए उसमें, लोगों की तो छोड़िएगा। एक गेम स्टॉक, एक छोटी कंपनी थी जो कि उस तरीके के वीडियो गेम बेचती थी, उसके स्टॉक को कुछ लोगों ने मिलकर ऐसा है ऊपर घुमाया तो ये अमेरिका के स्टॉक मार्केट पे संकट। तो बस माय पॉइंट इज दैट रेगुलेटर क्या कर रहा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो कहा जाता है ना कि इतना भारी ग्रीन फील्ड में कुछ नहीं है, आप ये बताइए कि कितना। और एक और आंकड़ा अभी मैं देख रहा था, लगभग पहली बार इनकम टैक्स की इनकम कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा है। आप बताइए मुझे, तो अगर कॉर्पोरेट ग्रो करता, जहां पे रोजगार मिलने हैं, जहां पर नई भर्तियां होनी है, जहां पे नई कैपेसिटी ऐड होनी है, तो वहां से ज्यादा आय होनी चाहिए थी ना इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स को तो आप स्क्वीज करते हैं कैसे कैसे, उसको उसमें भी हो सकता है रिफंड नहीं लौटाया होगा और रिफंड रोक लिए होंगे, जैसे वानखेड़े जी ने कहा था वो फ्राइडे रिपोर्टिंग वाला जो है। तो माय पॉइंट इज दैट इकोनॉमी इज एन मैस। हम लोग जो है आंकड़ों का ड्राउट हो गया हमारे यहाँ, जो तथ्य है उनका सूखा पड़ गया है, इसलिए आप किसी चीज का अनुमान नहीं लगा सकते। आप ये देखिए, तो इसलिए आप, क्योंकि आपके प्लानिंग नहीं है, आप पूछिए उनसे। वो इंडस्ट्री में थे, एक सज्जन है अमिताभ कांत, वो आदमी सीईओ बना घूमता रहता है। और आप उनके पिछले जब जो पर्यटन सचिव थे, उन्होंने ये अतुल्य भारत वाला शुरू किया था, तो वहां से लेकर अभी तक का रिकॉर्ड देख लो उस आदमी का। एंड व्हेन वी डिस्ट्रॉयड प्लानिंग कमीशन, आपने अगले 5 साल क्या करेंगे, 10 साल क्या करेंगे, रिजल्ट क्या है, कौन सी पॉलिसी काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, वो सारा सिस्टम तो ध्वस्त कर दिया। तो जब आपके पास यही नहीं होगा, जैसे पेंडेमिक में लोग कह रहे कि हमारे पास अगर सही आंकड़े नहीं होंगे तो एपिडेमियोलॉजिस्ट कैसे बताएगा आपको क्या रास्ता आपका है। तो सवाल है, जब आप बीमारी के लिए आपके पास तथ्य नहीं है तो आप उसका हल कैसे ढूंढेंगे। दैट इज द मेन क्राइसिस। जी अशोक जी, क्या हम ये माने कि जैसा अभी हरवीर सिंह जी ने भी कहा, हरजिंदर जी ने भी कहा कि टैलेंट का टोटा है, एक समझ का अभाव है, अच्छे लोग नहीं हैं इनके पास, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा ये लगता है कि इच्छा शक्ति की बहुत कमी है। आपका ध्यान ही नहीं है इन चीजों पर, आप किसी और फोकस में, कोरोना से लड़ने के बजाय आप बंगाल में ममता बनर्जी से लड़ने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी बेरोजगारी प्राथमिकता में ही नहीं है। देखिए, ये जो टैलेंट डेफिसिट बात कही है, ये सरकार के साथ ये बहुत बड़ा इशू है। ये इस देश में टैलेंट डेफिसिट नहीं, इस देश में टैलेंट बहुत है। लेकिन मुकेश जी, एक बात, ये एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो कोई भी बॉस जो है वो अपने अंडर अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी नहीं रखता, वो अपने से भी बेवकूफ रखता है कि जो रोज बॉस को कहे कि आप महान हो। ऐसा ही हमारे देश के प्रधानमंत्री की ऑफिस में है। प्रधानमंत्री एक इकोनॉमिस्ट भी है, प्रधानमंत्री एक साइंटिस्ट भी है, प्रधानमंत्री आर्मी के स्ट्रेटेजिस्ट भी है, प्रधानमंत्री साहित्यिक भी है, प्रधानमंत्री एक्सटर्नल अफेयर के बहुत बड़े जानकार है, और सब कुछ हमारे प्रधानमंत्री है। तो जो टैलेंटेड लोग थे वो कुछ दिन रहे, उनको लगा इसमें काम नहीं हो सकता, वो छोड़ के चले गए। इनके लाए हुए लोग भी छोड़ के चले गए। अब जो बचे हुए हैं उनको मालूम है, जिसने ये, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, तो ये तमाम उनके साथ काम करने वालों को मालूम है कि ये गलत बात है। लेकिन गलत बात कहने से आप आउट हो जाओगे, आपको इन रहना है, तो आपको उसी जो चीजें है उसको हवा देनी है।
इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि एयर स्ट्राइक के पहले पायलट मुझे मिलने आए, मतलब ढोक देने आए, हुजूर खमा गनी हम वहां आए, तब उन्होंने कहा कि थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, जरा वहां पे थोड़ी सी बरसात हो रही है, तो तुरंत हमने कहा कि आप बादल की आड़ लेके चले जाओ, और पूरा देश इस पर ताली बजाता है। आईआईटी के स्टूडेंट के सामने नाली के ऊपर मटका रख के गैस जलाने की बात होती है और वो ताली बजाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है वो ताली नहीं बजाएंगे, सवाल उठाएंगे तो जो लड़का सवाल उठाएगा उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो सब सवाल ताली इसलिए बजाते हैं कि वो मूर्खता पे ताली बजाते हैं, लेकिन हमारे आकाओं को लगता है कि उनके इंटेलिजेंस पे ताली बजती है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। वो लोगों को बताते हैं, बच्चों को बताते हैं कि एग्जाम कैसी देनी है, लेकिन जिस एग्जाम में वो बैठे हैं उसमें आंकड़ों का हेरफेर करके पास होते हैं। इसी वजह से इस देश की हालत ऐसी। आप किसानों का कानून पास करते हैं, आपके पास कोई आंकड़े नहीं, और आप एक फर्जी आंकड़ों पे बोलते हो कि हम किसानों का भला कर रहे हैं, 22 तक डबल हो जाएगा। कहां से होगा? एक बार सरकार कहती है कि हमने वेंटिलेटर दिए प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से, जब कोर्ट पूछती हो तो एफिडेविट जाता है कि ये पीएम केयर फंड से कुछ नहीं गया, ये हेल्थ मिनिस्टर ने किया, हमको नहीं पता। तो रोज आप एफिडेविट बताते हो। इस देश में सुप्रीम कोर्ट पूछता रह जाता है कि आपकी वैक्सीनेशन की नीति क्या है, टीकाकरण की नीति क्या है, आप वो नहीं बता पाते। आपको जब पूछते हैं कि आपने सस्ते में लिया और राज्य महंगा क्यों ले, तो आप बोलते हमने बल्क में खरीदा इसलिए उन्होंने लिया। अरे आप किसी राज्य को बोल दो, वो 100% खरीदेगा और फिर आपके पास आ जाएगा उसका फिगर कि कितने सस्ते में लिया उन्होंने। लेकिन अच्छा मैं करूं, बुरा बुरा तुम्हारे मत थे, यदि ये सिस्टम चल रही है। और जयशंकर जी ने बहुत सही कहा कि विपक्ष नहीं, जयशंकर जी ने अपने जवानी के बारे में सब बता दिया कि कैसे वो लड़ते थे, लेकिन तब मीडिया भी था। तब मीडिया, आज मुझे बताइए जो आंकड़ों के फिगर आए मुकेश जी, जब आपने मुझे कहा इस पर डिस्कशन होना है तो मुझे आंकड़े ढूंढने पड़े अखबार में। ये पेज वन का बैनर होना चाहिए था या एंकर होना चाहिए था, अखबार में कहीं अंदर छुपा हुआ है। तो इस अखबार में सारा मीडिया जो लोगों को जागरूक करता है वो सिर्फ ये बताएगा कि पकौड़ा तलने से ही रोजगार मिल रहा है और इतने रोजगार लोग हैं, तो फिर वो बातें आम जनता तक कैसे जाएगी? आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखिए, आज प्रिंट मीडिया देखिए, कहां ये खबर, किस पे डिस्कशन हो रहा है? आज आपने डिस्कशन रखा हो तो कोई बात भी करने को तैयार नहीं बेरोजगारी पे। तो विपक्ष भी क्या करेगा? इन्होंने सब दूर से ऐसा घेर कर रखा है कि विपक्ष ये बात भी उठाता है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंगल कॉलम छपती है कहीं पीछे, और बाकी चीज बड़े बड़े फोटो के साथ छपते हैं। फिर गुफाओं में बैठी हुई फोटो छपती है पेज वन पे हमारे यहाँ। जी ये भी तो कारण है। हम भी तो कहीं ना कहीं मीडिया को भी तो अपने को लेना पड़ेगा। हम कब इश्यूज उठाते हैं? बिल्कुल मीडिया के एजेंडे में भी बेरोजगारी नहीं है, क्योंकि सरकार के एजेंडे में नहीं है, इसलिए मीडिया भी उस पर पर्देदारी कर रहा है। हरजिंदर जी, ये बार बार सरकार की तरफ से कहा जाता है, बल्कि सरकार के समर्थक हमदर्द जो अर्थशास्त्री वगैरह वो भी, कि सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं है, इतना धन नहीं है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स शुरू करे और रोजगार पैदा करने के लिए कुछ योजनाएं चलाए, क्योंकि क्राइसिस में है अर्थव्यवस्था। जो कारपोरेट्स हैं उनको रियायत देने के मामले में कभी ये समस्या नहीं आती है, लेकिन जब इस तरह की चीजें कही जाती हैं तो ये समस्याएं खड़ी कर दी जाती। नहीं, दरअसल सरकार के पास धन नहीं है, ये इशू रोजगार वाले मसले पे नहीं होता है। सरकार का काम, सरकार वैसे ही कहाँ रोजगार देती है, रोजगार तो देना उद्योगों का काम है। आप उद्योगों को प्रोत्साहित करते हैं, उनके लिए अनुकूल माहौल तैयार करते हैं, उनके व्यापार के रास्ते बनाते हैं, तरीके बनाते हैं, तो उद्योग लगते हैं और लोगों को रोजगार मिलता है। ये सिंपल सी वो है। ये सरकार का काम वैसे भी नहीं है। सरकार का काम तो नीति बनाना है, और अगर आप नीति ही नहीं बनाए। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? जी हरजिंदर जी, जैसे मनरेगा की स्कीम आई, ये तो सरकार ने ही बनाई ना, सरकार ने ही एक स्कीम चलाई जिसने इतने लाखों लोग को रोजगार दिया। और खासतौर पर इस समय, जिसको कभी कहा था कि ये तो यूपीए सरकार की मॉन्यूमेंटल असफलता है, उसका स्मारक है, आज हम वही सपोर्ट कर रही है। तो ऐसी स्कीम्स की भी जरूरत पड़ती है हमें। देखिए, जो मनरेगा है वो खास स्थितियों में बनी है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में
रोजगार विकसित करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए एक तरह का वो बेरोजगारी भत्ता है, बेरोजगारी भत्ते की तरह से ही मनरेगा को शुरू किया गया, वैसे ही चल रही है इसको। और अगर आपके पास मनरेगा जैसी स्कीम शहरों में भी आ जाए, तब भी आपको रोजगार पैदा करने के लिए औद्योगिकीकरण करना पड़ेगा, तब भी आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा। उसके बिना सिर्फ आप इस 100 दिन और 50 दिन के रोजगार से काम नहीं चला सकते हैं। तो अल्टीमेटली सरकार का काम, इस तरह की योजनाएं बनती हैं, दी जाती हैं, दी जानी, जैसे इस समय जरूरत है कि जनता के हाथ में पैसा दिया जाए किसी भी तरह। कई योजनाएं इस समय बनाने की बात है। इवन फिक्की के जो कोडक हैं वो भी कह चुके हैं कि भाई आप सरकार जो है नोट छापे, ताकि इकोनॉमी में कैश आए। अगर कैश आएगा, लिक्विड मनी आएगी, तो इकोनॉमी अपने आप ग्रो करने के रास्ते ढूंढ लेगी। तो लेकिन अभी वैसा कुछ हो नहीं रहा। ये इमरजेंसी है, लेकिन इमरजेंसी के अलावा आपको उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, जिसे आपकी भाषा में विकास कहा जाता है, उसके लिए भी तो आपको कुछ नीतियां बनानी पड़ेंगी, और वो नहीं बन रही। जी नहीं, एक मिनट मुकेश जी, एक सेकंड, मैं थोड़ी इतना, कैश की लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है इस देश में, कैश क्रंच नहीं है। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि कैश विद द पीपल इज मोर देन द कैश दे यूज्ड टू होल्ड बिफोर मोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन। पैसा है, लोगों का विश्वास नहीं है, पैसा, वो कंडीसिव एटमॉस्फेयर नहीं है कि लोग पैसा निकाले। वो सबसे बड़ा इस गवर्नमेंट का फेलियर है, वो विश्वास ही नहीं पैदा कर पाए। और मनरेगा आप कहते हो, ये रोजगार नहीं है, सही का साहब। हमारे ये मनरेगा का जो ओरिजिनल प्रारूप है वो वसंतराव नाइक के टाइम का है, महाराष्ट्र का, और उसको बोला जाता है दुष्काली काम योजना। जब अकाल पड़ा महाराष्ट्र में, तो अकाल में लोगों को खाने को नहीं था, तो वैसे पैसे देने के बजाय कुछ काम, और काम क्या था कि रोड के साइड पर बड़े बड़े गड्ढे खुदते थे, उसको खंती बोलते थे। तो ग्रामीण क्षेत्र में यही है, कहां चला, खंती पे चला, मतलब वो गड्ढा करने के लिए। तो ये दुष्काली काम था। दुष्काली काम का बड़ा प्रारूप मनरेगा है। ये जुगाड़ सिस्टम, ये एसओएस है, ये स्टेप नहीं है गाड़ी। नहीं अशोक, मनरेगा का कंसेप्ट ब्राजील से आया है। इसके आया हो सकता है छोटे स्तर पर कहीं होता है, छोटे स्तर पर ये वहां शुरू हुआ था जो मैं बता रहा था आपको। तो मेरा कहने का मतलब है, मनरेगा इज नॉट द जॉब गिविंग सेक्टर, इट्स बेसिकली व्हेन नोबडी हैज अ जॉब। जब आपके पास काम ही नहीं है तो 2 टाइम की रोटी खाने की व्यवस्था है। लेकिन इस देश में यदि ये सरकार काम देने की बात में लिए आई थी, तो इसको काम देना था। आज ये सरकार के पास ना नीति है ना कुछ है। सबसे ज्यादा एमएसएमईज काम देते हैं, वो सेक्टर मैंने आपको फिगर बताया, सब बंद होने के कागार पे। बड़े बड़े उद्योगपति, बहुत सारा मैकेनाइज्ड में चलता है, उसमें हो सकता है कम रोजगार, लेकिन आज खेती के ऊपर सबसे ज्यादा लोग निर्भर है। मतलब खेती रोजगार देने वाला काम हो गया। वहां पे भी आपने 3 लॉज लेके उनको भी बर्बादी पे कगार पे लाया है। तो कुल मिला के इस देश में ना कोई सोच है इस सरकार के पास, और सरकार मतलब ये सरकार कोई और नहीं है, एक ही सिस्टम कहो, सरकार कहो या नरेंद्र मोदी कहो, वो सोच है, उनकी जो सोच है उसी सोच से सरकार चल रही है। और उन्हीं सोच को हवा देने वाले सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके कैबिनेट में सारे रबर स्टैम्प्स हैं, जो साहब बोलेंगे। मैंने पहले कई बार कहा था कि ये कव्वाली गाने वाले गायक है, ये कव्वाली गाते हैं, पीछे हाँ हम भी देखेंगे वाले सब ताली बजाते, वहां कोई पीछे से सूख देने वाला नहीं। जी विजय जी, एक अच्छी अर्थनीति, एक अच्छी राजनीति भी मानी जाती है। इस सरकार में ये मिसिंग क्यों है? अर्थनीति को लेकर इतनी, क्या ये माने कि इस तरह की विचारधारा से आए लोग या पार्टी की प्रायोरिटी में ये होता ही नहीं, उनकी ये ट्रेनिंग भी नहीं होती, उनकी समझदारी का हिस्सा नहीं होती है, इसलिए अर्थनीति पीछे चली जाती है और राजनीति हावी हो जाती है। जी बिल्कुल मुकेश जी, मैं इसी पर बात करना चाहता था कि पूरे सरकार के नैरेटिव में ही ये बात नहीं है कि गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स, वो ऐसा समझते समझे। तो इसलिए इकोनॉमिक्स पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पूरा नैरेटिव देखेंगे तो उसमें इकोनॉमिक्स पर फोकस ही नहीं है। किस तरह से काम करना है, किस तरह से प्रोडक्शन करना है, किस तरह से सर्कुलेशन करना है, उस पर फोकस नहीं, क्योंकि ये नैरेटिव में उनके समझ में आई है बात, जो मुझे लगता है कि वो समझते हैं कि गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के दूसरे नैरेटिव्स हैं, उस पर सरकार काम कर रही है और उस पर अच्छे से काम कर रही है, और उसी का नतीजा है कि लगातार जब भी आप देख रहे हो, भले ही पश्चिम बंगाल हार गए हों, लेकिन असम में आप जीत जाते हैं, या और जगह पर भी जीत रहे हैं, या बंगाल में भी जो स्थिति उनकी हुई है वो अलग है,
लेकिन उनका फोकस है कि इकोनॉमिक्स से कभी चुनाव नहीं जीते जा सकते। तो उसके अलावा क्या मुद्दे हो सकते हैं जिन पे चुनाव जीते जा सकते हो, उन मुद्दों पर फोकस किया जाए। और सरकार की पूरी मशीनरी उस पर लगी हुई है। ये टेलीविजन डिबेट्स के लिए या आप जैसे विद्वान लोगों की डिबेट के लिए ठीक है, इशू हरवीर जी जैसे विद्वान लोग बैठे हुए हैं तो वो आर्थिक चर्चा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या जीडीपी रही है, कितने परसेंट रही है, कितने परसेंट कम हुई है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, एनएसएसओ की बात हम लोगों ने कर ली, वो सब ठीक है। लेकिन क्या इकोनॉमिक्स हमारे पूरे देश के उसमें सिस्टम में आती है? हम लोग केवल इतना समझते हैं कि हाँ, आपने जो मोटी बात कही कि रोजगार नहीं मिल रहा, तो रोजगार हमें समझ में आता है, लेकिन रोजगार के क्या कारण है, क्यों नहीं मिल रहा, क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, एमएसएमई पर क्या काम होना चाहिए, बड़ी इंडस्ट्रीज पे क्या काम होना चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी पे क्या काम होना चाहिए, सर्कुलेशन पे क्या काम होना चाहिए, और कैश क्रंच को भी कैसे दूर किया जाए। ये जो लगातार पैसा छापने, नोट छापने की बात हो रही है, उस पर कैसे काम हो। जैसे अशोक जी कह रहे हैं कि जो पैसा है वो बाहर नहीं आ रहा सर्कुलेशन में क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। क्या इन सब पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे। हमारे लिए अभी थोड़े बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे भी है। अलापन का है, आपको शायद नहीं लगता हो, सरकार के लिए वो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एक अफसर, आईएएस अफसर भी हमारी बात नहीं सुने, ये तो बहुत वैसे भी गंभीर मसला है। तो हमें अभी ऐसे सारे मुद्दे हैं जो हमारी चर्चा होती है। तो जब तक प्रायोरिटी चेंज नहीं होगी सरकार, जब तक ये नहीं लगेगा कि इकोनॉमिक्स को सुधारना ही देश, क्योंकि जब सरकार आई थी तो डेवलपमेंट के मुद्दे पर आई थी, अच्छे दिन आएंगे के मुद्दे पर आई थी। तो वो अच्छे दिन आएंगे का नारा आपने पिछले 4 साल में सुना है? ये अच्छे दिन आ गए हैं तो फिर ये खत्म हो गया, अब इससे आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग। तो नहीं, ये तो अमित शाह खुद ही कह गए थे कि ये जुमला है। अमित शाह ने खुद स्वीकार कर लिया था ये सब जुमला है। गडकरी साहब इसको कह चुके हैं, 15 लाख अच्छे दिन, ये सब जुमले थे। तो जुमलों से आगे की उनके पास रोड मैप नहीं है। ये सही कहा। रोड मैप इसलिए नहीं है ना क्योंकि नैरेटिव ही नहीं है ना, उस पर हमारा फोकस नहीं है। हम समझते हैं कि फिर नए नैरेटिव आएंगे, नए मुद्दे आएंगे और नए मुद्दों से हम इकोनॉमी से दूर करके क्योंकि हम लोग थोड़े से, माफ कीजिए, हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें मोटी बातें समझ में आ जाती है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, हमने देश को बहुत आगे बढ़ा दिया और जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वो हमें जिताने में मदद करता है। और बहुत सारे मुद्दे जिन पर मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन वो मुद्दे सीधे आपको दिमाग पर, दिल पर असर करते हैं इकोनॉमी से ज्यादा। इकोनॉमी तो आपको तकलीफ देती है कि वो समझ में नहीं आती है, लेकिन पेट भरने में मुश्किल हो रही है। लेकिन वो पेट भरने से ज्यादा मुद्दे हमारे पास आत्मसम्मान के हैं, धर्म के हैं, मंदिर निर्माण के हैं, राष्ट्र की जो राष्ट्रवाद है उसके है, और वो सब चीजें चुनाव जिताने में या हराने में मदद करते हैं। अब आप ये ज्ञान देते रहिए जितना देना है, हमें चुनाव जीतना है तो उस पर इस सबसे करेंगे, और आप डेविएट मत कीजिए सरकार को। जी ठीक है। जयशंकर जी, मैं सरकार की दिशा नहीं बदलना चाहता हूँ, मेरे बदलने से बदलेगी भी नहीं, लेकिन मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2009 में जो यूपीए की जीत हुई थी उसका एक बड़ा कारण माना गया था कि मनरेगा के जरिए जो रोजगार दिया गया ग्रामीण क्षेत्रों में, उसने उसकी जीत का एक बड़ा आधार तैयार किया था। तो ऐसा नहीं है कि अर्थनीति और राजनीति जुड़ती नहीं है कहीं, या आम लोगों को समझ में नहीं आते। ये जो बेरोजगारी अगर इस पैमाने पर पहुंच गई है तो नरेंद्र मोदी चाहे किसी भी मुकालते में रहें, ये कहीं ना कहीं चोट करेगी। आपको नहीं लगता है? नहीं, जब अज्ञानी अगर अहंकारी भी हो जाए तो फिर ज्यादा खतरनाक हो जाता है। दिक्कत यहाँ पे आती है। जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की कोई बात नहीं है। हमको पिछले दिनों हमारी एक मित्र है नागपुर में, आरएसएस के बड़े नेता हैं, उनका फोन आया था। तो ऐसे ही बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि साहब ये किसान आंदोलन के बारे में क्या है, आपकी राय क्या है? तो हमने उनको समझाना शुरू किया, कहा कि देखिए हम लोगों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि संघ की शाखाओं में और उनके शिविरों में वो हिंदू, मुसलमान, औरंगजेब, शिवाजी, बाबर, अकबर, हुमायूं, इसके अलावा और कुछ हमको बताया नहीं जाता है। तो जब हम रियल लाइफ में आते हैं, जब संघ के प्रचारक के काम से छोड़ करके जब रियल लाइफ में आते हैं, तो हमको बहुत सारी समस्याएं सामने फेस करनी पड़ती है। जैसे मान लो शिक्षा को लेकर के है, समाज नीति को लेकर के है, अर्थनीति को लेकर के है, विदेश नीति को लेकर के है, या कृषि नीति को लेकर, तो हम लोग एकदम बैंकरप्ट हो जाते हैं, हमारे पास कुछ रहता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी जो कमी हो गई वो यही है कि कभी इन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। एक तो लगता नहीं था इनको कि कभी सत्ता मिलेगी। तो ये एंटायर पॉलिटिक्स की जो डिग्री है वो कब काम आएगी? तो इसीलिए है ना, इसलिए एंटायर है, क्योंकि एक सब्जेक्ट की नहीं
अहंकार है। और दूसरा देखिए, और एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए पूरी इकोनॉमी हमारी बैंकरप्ट हो चुकी है। आपको बताऊं, भारत सरकार के पास इस बार इतने भी पैसे नहीं रहे कि वो अपना डायरी और कैलेंडर छाप सके। संसद के दोनों सदन अपनी डायरी और कैलेंडर नहीं छाप सके। भारत सरकार का जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, पीआईबी जो है, पीआईबी अपनी डायरी और कैलेंडर इस बार नहीं छाप सका। कहा कि हमारे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन तो सेंट्रल विस्ता में चला गया होगा। वही मैं कह रहा हूँ कि 25,000 करोड़ रुपए खर्च करके प्रधानमंत्री का आलीशान बंगला बनेगा न्यारा, नई संसद बनेगी, और ये सारी बिल्डिंगें जो है, जवाहर भवन जो अभी 8-10 साल पहले इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, इसका स्थापत्य इतना गजब का है, उसको ध्वस्त करके उसकी जगह नई बिल्डिंग बनेगी। इसके लिए इनके पास पैसे हैं। जैसे वो बिगड़े जमाने के नवाब होते थे ना, कि पैसे नहीं है लेकिन उनको अपना शौक तो पूरा करना है, तो कुछ नहीं तो कुछ भी बेच करके लाओ, लेकिन एक बोतल तो लाओ, कहीं से भी लाओ। तो ये साहब का जो शौक है ना, और आगे पीछे कुछ पता नहीं है। अब आप बताइए कि कौन अज्ञानी पुरुष होगा या ज्ञानी पुरुष होगा जिसने कहा कि साहब 20 लाख करोड़ रुपए हम पैकेज जारी कर रहे हैं। अरे बाबा, तुम्हारे पास 20,000 करोड़ तो है नहीं, और 20 लाख करोड़ की बात करो, कहाँ गए 20 लाख करोड़? कोई पूछने वाला है क्या? देखिए आज की तारीख में अगर थोड़ा सा और इश्यू आगे बढ़ेगा, थोड़ी सी और बात बढ़ेगी, हमको लगता है कि जब तक के कोई आंदोलन खड़ा नहीं होगा, बेरोजगार नौजवान राजनीतिक दलों का भरोसा छोड़ करके खुद सड़कों पे आना शुरू नहीं कर देंगे, तो कहेंगे कि मोदी जी वैक्सीन तुमने दिया नहीं, ऑक्सीजन तुमने दिया नहीं, रोजगार हमको 2 करोड़ देने की बात कर रहे थे हर साल, रोजगार हमसे छीन लिया, अब हमको दो, हमारा हिस्सा दो, हमारा रोजगार दो। जब कोई आंदोलन खड़ा होगा, आप सोचिए ना भाई, भाजपाई जो है आंदोलन करने में तेज है, इस मामले में हम उनका मानते हैं, आसानी मानते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य जब 60-70 रुपए के आसपास होते थे, तो स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, सुषमा जी और कौन कौन लोग सड़क पे, संसद मार्ग पे वो सिलेंडर का फोटो लेकर के, सिलेंडर लेकर के प्रदर्शन करते थे लोग। आज 100 रुपए के आसपास पेट्रोल हो गया है, 90 से ऊपर डीजल हो गया है, रसोई गैस के दाम 1.5 गुना 2 गुना हो गया है। कहाँ है कहीं? क्यों नहीं सड़क पे उतर जाते हैं लोग लेकर के? भाई किसने रोका, किसने है? ठीक है, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 4 लाइन में निपटा देगा प्रेस या मीडिया, लेकिन अगर जंतर मंतर पे अगर गिरफ्तारी होती है, धरना प्रदर्शन होता है और लोग मार्च करते हैं राष्ट्रपति भवन से लेकर के जंतर मंतर तक या सुप्रीम कोर्ट तक, तो उसको कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। देश ही नहीं, देश का जो बिका हुआ मीडिया है, उसके अलावा दुनिया भर में और भी मीडिया है जो सच को दिखा रहा है। और अब तो धीरे धीरे हमारे देश का भी जो मीडिया है उसमें भी कहीं ना कहीं से जान आ रही है। कुछ दैनिक अखबार हैं, कुछ हिंदी के भी अखबार हैं, वो भी थोड़ा सा करने जा रहे हैं। तो जब माहौल बदलने लग जाएगा ना, तो फिर वो कोई इसको इग्नोर नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत यही है कि आज बेरोजगारी के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे, अब बताइए संवेदनहीनता की बात है, उसकी कोई पराकाष्ठा होगी क्या? 6 महीने से दिल्ली की सीमाओं पे किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी जायज मांगों को लेकर के। 300-400 किसान मर चुके हैं, अपनी जान दे चुके हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात सब उन्होंने झेल लिया। और इस सरकार पे जूं नहीं रेंग रही है, इस सरकार पे कहीं वो एक शब्द नहीं बोलने को तैयार है। तमिलनाडु के किसान आकर के यही जंतर मंतर से लेकर के प्रधानमंत्री निवास पे गए, अपना गू खाने की बात कर रहे थे, वो पेशाब पीने की बात कर रहे थे। देखिए बेशर्म सरकार, इस सरकार को कहीं ये तमीज है? सारी संवेदनाएं मर चुकी हैं, लाशें तैर रही हैं, लाशें नदियों के किनारे निकल के आ रही हैं। कोई इस पर कहीं कोई चर्चा हो रही है क्या? वो कह रहे हैं उसी में से कोई ज्ञानी पुरुष निकल के आ जाता है, उनका जो IT सेल वाला प्रायोजित किताब, वो हिंदुओं में भी है, वो दफनाने की परंपरा रही है। तो नहीं तो बौद्ध लोग करते हैं। उज्जैन हमका भैया, हमारे इलाहाबाद में कितने बौद्ध हैं यही हमको बता दो ना यार, या कितने जैन है यही हमको बता दो। तो इतनी संवेदनहीन सरकार 1952 से लेकर के आज तक नहीं। और जब मैं बीच में कह रहा था ना अज्ञानी अहंकारी होने की बात, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जैसा अभी हरबीर बता रहे थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी ने मनमोहन सिंह अहलुवालिया को कंटिन्यू रखा था। ऐसे लोगों को भी अपना एक प्रभामंडल जो बनाता है प्रधानमंत्री, वो समझता है कि हम नासमझ हैं, हमको पूरी जानकारी नहीं है, तो हमारे इर्द गिर्द हमको सलाह देने वाले सलाहकार मंडल जो है, ऐसा प्रभामंडल ऐसा होना चाहिए जो हमको गाइड कर सके। इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के साथ जो उनका प्रभामंडल होता था, तो वो लोग सब गाइडिंग फोर्स होते थे। आज चूंकि वो अशोक कह रहे थे ना कि भाई हम ही सब कुछ हैं, हमको मतलब एको हम द्वितीय नास्ती, मतलब हमारे अलावा तो दुनिया में कोई कुछ जानता ही नहीं है, अब मुश्किल है कि हमको कुछ आता भी नहीं है। तो उस हालत में कौन को बताएगा? आज आप रिजर्व बैंक की हालत क्या कर दिया है भाई, लगातार डूबते चले जा रहे हैं। समय खत्म हो रहा है जयशंकर जी, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करें। बस हो गया, ठीक है, धन्यवाद जी।
तो अब समय खत्म हो गया। ये तो बहुत साफ है कि मोदी को ना अर्थव्यवस्था दिख रही है, और अर्थव्यवस्था नहीं दिख रही तो बेरोजगार भी नहीं दिख रहे हैं। तो बेरोजगारों को अब अपना जिम्मा खुद उठाना पड़ेगा। उन्हें अपने तरीके से बेरोजगार सरकार से हासिल करने के लिए कोशिशें करनी पड़ेगी। वो उनको बिन मांगे नहीं मिलने वाला है। चुनाव में वादे मिल सकते हैं, जुमले मिल सकते हैं, रोजगार नहीं मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बहुत ही गंभीर और सारगर्भित चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद आप सभी का।